ट्रांसलेटर बात सी 171 अध्याय 171 ब्रह्मांड की सील को तोड़ना जूजी विशेष थी क्योंकि वे ऐसी आंखों के साथ पैदा हुई थीं जो उन चीजों के रहस्यों को जान सकती थीं जिन्हें सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन अगर उसने अपनी सीमा से आगे जाने की हिम्मत की तो उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अब उसका खून बह रहा था क्योंकि उसने उन रहस्यों पर गौर करने का साहस किया था जिन पर उसे गौर नहीं करना चाहिए था। और यह रहस्य किसी की किस्मत से जुड़ा है, लिंग शाओलोंग की किस्मत से। यदि निंगजुआन ने उसे समय पर नहीं रोका होता तो शायद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। उपचार की गोली खाने के बाद जूजी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का ड्रैगन है, लेकिन यह बहुत डरावना है। इस ड्रैगन ने पहले ही प्रकृति से कुछ बहुत खास समझ लिया है और कुछ और में विकसित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस ड्रैगन की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक संरचना भी देखी। निंगजुआन गहरी सोच में पड़ गया और केवल 5 मिनट के बाद उसने अपनी भौहें उठाई और ऊपर देखा। मुझे लगता है कि यह ड्रैगन निश्चित रूप से इस ब्लड प्लेन माउंटेन से प्राप्त खजाने लिंग शाओलोंग से संबंधित है। अगर मुझे वह खजाना हासिल करना है तो सबसे पहले मुझे इस अजगर से मिलना होगा। निंगजुआन कुछ मिनट तक पानी में चला और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो बड़े और चौड़े छिद्रों से भरी हुई थी। दीवार पर कई छेद थे और वे दूर दूर तक बिखरे हुए थे। निंगजुआन भी इन सभी छिद्रों से आने वाली अग्नि ऊर्जा को महसूस कर सकता था। निंगजुआन ने जूजी की ओर इशारा किया, जिन्होंने बदले में सिर हिलाया, और फिर दोनों छेद में घुस गए। छेद से गर्म हवा बाहर निकली, जिससे एक धक्का देने वाली शक्ति बन गई जिसने उसके शरीर को पीछे धकेल दिया, जिससे उसके लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। छेद बहुत गहरा था और निंगजुआन और जूजी वर्तमान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। गर्म पानी से भरे भूमिगत रास्ते तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 दिन लगे। यह भूमिगत मार्ग प्राकृतिक रूप से बना था। इसकी ऊंचाई 2 लोगों जितनी थी। यह सारा पानी ऊर्जा से बना है। निंगजुआन मार्ग में खड़ा था और गर्म और आरामदायक सफेद पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। उसने मार्ग के दोनों किनारों को ध्यान से देखा और दीवार में कई छोटे छेद पाए। सुनो, यह झरने जैसा लगता है। क्या यह वहीं से आ रहा है? जूजी ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया और बोले। निंगजुआन ने भौहें सिकोड़ ली और ध्यान से सुनने लगा। सिर हिलाते हुए वह बोला, अगर हम पानी के बहाव का अनुसरण करें तो हम उसके स्रोत तक पहुंच सकते हैं। चलिए। और इसके साथ ही उन्होंने पानी के प्रवाह का अनुसरण करना शुरू कर दिया। ये जियाओ को पता नहीं था कि वह कितने समय से बेहोश है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पहले ही रात हो चुकी थी। वास्तव में क्या हुआ ये जियाओ को अभी भी याद है कि ऊर्जा पूरी तरह खत्म होने और चेतना खोने से पहले उसका दिल कितना दर्दनाक था। जब उसने उस भयानक अनुभूति के बारे में सोचा तो वह डर से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपको सचमुच जानने की इच्छा है? अराजकता के कमल ने पूछा, जिससे ये जियाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। तभी उसे अचानक याद आया कि बेहोश होने से पहले उसने कमल की आवाज सुनी थी। इसमें उसके भाग्य से खजाना लूटने के बारे में कुछ कहा गया था। बेशक, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? ये जियाओ ने जल्दी से पूछा। कोई उस चीज को छीनने की कोशिश कर रहा है जिसका भाग्य आपके साथ है, जो आपके भाग्य से जुड़ा है, जो आपका होना चाहिए था। वास्तव में आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे उन शब्दों में नहीं बता सकते जिन्हें मैं समझ सकता हूँ? ये जियाओ नाराज हुए बिना नहीं रह सका। वह सुन सकता था और समझ भी सकता था कि क्या उसके कमल का क्या मतलब है, लेकिन वे उन शब्दों को किसी उपयुक्त स्थान पर नहीं रख सका जहां इसका कोई अर्थ हो। नियति से क्या लूट? उसके भाग्य से क्या छीनना? कोई व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो कुछ खजानों को जानता है जिन्हें आप भविष्य में कुछ स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं,
वे उन खजानों में से एक को अपने लिए लेने की कोशिश कर रहा है। अराजकता के कमल ने फिर उत्तर दिया, वह कोई जानता है। यह कौन हो सकता है? ये जियाओ ने सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी के बारे में नहीं सोच सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लोटस ऑफ कैओस के शब्दों से कुछ बिंदु पकड़े, खजाने जो उसे भविष्य में प्राप्त होने चाहिए थे। भविष्य? क्या आप मुझे वह सब कुछ बता सकते हैं जो आप जानते हैं? ये जियाओ फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। लेकिन अराजकता के कमल से उन्हें जो उत्तर मिला वह था, यह आपको पता लगाना है। ये जियाओ का मुंह हिल गया, लेकिन उसने फिर नहीं पूछा। इतने वर्षों तक लोटस ऑफ कैओस के साथ रहने के बाद वह पहले ही इसकी पूरी तरह से आदी हो चुका था। चूंकि यह उसे पता लगाना था, तो उसे कहीं से शुरुआत करनी होगी। यह सोचकर उसने आखिरी मदद मांगी, तो फिर मुझे यह तो बताओ कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूं? ये मामला उनके भाग्य और नियति से जुड़ा था। असल में कोई उससे ऐसी कोई चीज छीनने की कोशिश कर रहा है जिसका भाग्य उसके साथ है और जो उसके भाग्य से जुड़ी है। यह एक बहुत बड़ी बात है। ये जियाओ इस मामले को कैसे शांत रहने दे सकता था? उसे इस मामले की हर पहलू की जांच करनी होगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रेड स्काई क्षेत्र में असंख्य रक्त विमान पर्वत नामक स्थान पर जाएं। वह व्यक्ति वास्तव में 1 महीने से भी कम समय में आपका भाग्यांकित खजाना आपसे छीन सकता है। इसलिए आपके पास वहां जाने और उस व्यक्ति को रोकने के लिए केवल 1 महीना है। लाल आकाश क्षेत्र के असंख्य रक्त समतल पर्वत अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने तुरंत प्रस्थान करने का फैसला किया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। बस उसके भाग्य में हस्तक्षेप करने के कृत्य से ये जियाओ को बहुत दर्द हुआ, इतना कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया। और वे उसकी नियति की ओर से बस एक चेतावनी थी। अगर खजाना सचमुच लूट लिया जाए तो क्या होगा? क्या उसे कम से कम 2 गुना दर्द नहीं सहना पड़ेगा? खैर, उस वक्त असल में क्या होगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। वह भाग्य की मार से बहुत पीड़ित हो सकता है, या उसे केवल उस चीज को खोने का एहसास हो सकता है जो उसे मिलनी चाहिए थी। बस इतना ही। अब वे तुरंत प्रस्थान करने के लिए तैयार था। हालांकि उससे पहले उसे अभी भी कुछ करना था। मेरे ब्रह्मांड को कैद करने वाली सील को तोड़ो, ये जियाओ बुदबुदाया। ये जियाओ के ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत शब्दों को जीवन के साथ पनपते देखा जा सकता है। अब तक उसके ब्रह्मांड के अंदर स्वर्ग की तुलना में मार्शल आर्ट्स पहले ही विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि देवता और प्राचीन देवता भी हर जगह पाए जा सकते हैं। झूठे दिव्य देवता दुर्लभ थे और केवल 2 सच्चे दिव्य देवता थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के लिए जहाँ ये जियाओ का जन्म हुआ था, इस प्रकार की ताकत इतनी महान थी कि उनसे निपटने के बारे में सोचने मात्र से सिर दर्द हो सकता था। यदि ये जियाओ ने यह दृश्य देखा होता तो वे सचमुच विश्वास से परे चौंक जाता। वह उस पल यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके ब्रह्मांड को इस हद तक विकसित होने में कितना समय लगा होगा। वहां शांत स्थान पर एक बहुत ही विशेष सूर्य लटक रहा था। इस सूर्य के चारों ओर कोई संसार या ऐसी कोई चीज नहीं थी। दरअसल यह सूर्य नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का पहला जन्मा इन्फर्नो थंडरबर्ड था। यह फिलहाल सो रहा था। इस ब्रह्मांड के चरम केंद्र में एक विशाल कमल को सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए देखा जा सकता है। यह कमल अत्यंत रहस्यमय अनुभूति दे रहा था और साथ ही इस कमल से दमन की एक परम आभा भी उत्पन्न हो रही थी। इसमें कुल 108 पंखुड़ियां थीं, लेकिन प्रत्येक पंखुड़ी में अलग अलग रंगों के 3000 धागे थे। हालांकि वे धागे अलग अलग रंगों के थे, फिर भी वे जगह से बाहर नहीं दिखते थे। इसके बजाय उन्होंने एक अलौकिक एहसास और सद्भाव की भावना दी। उनमें कोई असंगति या असंगति नहीं थी, जैसे कि किसी ने आदेश दिया हो। सभी धागे अचानक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठे, एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हुए और अचानक प्रकाश के एक धागे जैसे खंभे के साथ फूट पड़े, जिससे आकाश में चमक आ गई।
अराजकता का कमल भी स्वर्णिम ऊर्जा की उच्च सांद्रता के साथ विस्फोटित हुआ, जिसने जल्द ही बहुरंगी रोशनी को घेर लिया, जिससे वे सुनहरे हो गए और किसी चीज से टकरा गए। टकराना और अगले ही पल किसी चीज के टूटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, लेकिन वास्तव में क्या टूटा यह नहीं बताया जा सका। अराजकता के कमल द्वारा इस ब्रह्मांड पर लगाया गया प्रतिबंध टूट गया और अब ये जियाओ स्वतंत्र रूप से अपने ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है, पूरे ब्रह्मांड को उसके शासक, उसके निर्माता, उसके मालिक के बिंदु से देख सकता है। हालांकि इससे पहले कि ये जियाओ अपने ब्रह्मांड के अंदर देख पाता, पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ा तूफान आ गया, जिससे एक ऐसी आपदा आई जिसने तुरंत उसके ब्रह्मांड से हर एक जीवन को मिटा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इन्फर्नो थंडरबर्ड पर इस तूफान का जरा भी असर नहीं हुआ। यह तूफान उसके ब्रह्मांड के अचानक विस्तार से पैदा हुआ था। हाँ, सील टूटने के ठीक बाद ये जियाओ का ब्रह्मांड तुरंत विकसित और विस्तारित होना शुरू हो गया। इससे यह देखा जा सकता है कि उसका ब्रह्मांड बहुत पहले ही संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह विकसित हो सकता था। हालांकि यह विकसित नहीं हुआ क्योंकि इसे सील कर दिया गया था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट 172 अध्याय 172 लाल आकाश क्षेत्र फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि ब्रह्मांड पहले से ही विकास की प्रक्रिया में था, इसलिए ये जियाओ ने अब अंदर नहीं देखा। उनके विचार सरल थे, विकास पूरा होने के बाद वे इसे देखेंगे। चूंकि वह जल्दी में था, इसलिए ये जियाओ ने देर नहीं की और अपने माता पिता की तलाश में निकल गया। फिर उसने उन्हें बताया कि वह रेड स्काई क्षेत्र के लिए जा रहा है। फिर वह अपने दादाजी से मिलने गया, जो यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह जियाओ जल्द ही जा रहा है। उनके दादाजी ने उनसे कुछ देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन ये जियाओ जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने अपने दादाजी के विचार को अस्वीकार कर दिया। जाने से पहले उनके दादाजी ने उन्हें एक संचार टोकन दिया। उसने ये जियाओ को बताया कि उसका दोस्त जेहो हुलोंग जेहो परिवार का मुखिया है, जो रेड स्काई क्षेत्र की अधिपति शक्तियों में से एक है। रेड स्काई क्षेत्र में पहुंचने पर वे जेहो हुलोंग के साथ संवाद करने के लिए इस संचार टोकन का उपयोग कर सकता है। उसे जो भी करना होगा, उसका दोस्त उसे हासिल करने में मदद करेगा। लिंग वेईलोंग ने उससे यह भी कहा कि वह अपने दोस्त को रेड स्काई क्षेत्र में अपने आगमन के बारे में पहले ही सूचित कर देगा। उन्होंने यह भी पूछा कि ये जेहो रेड स्काई क्षेत्र के लिए कैसे रवाना होंगे। आखिरकार फ्लाइंग शिप के साथ भी क्षेत्रों के बीच यात्रा करने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं। तभी ये जेहो ने लिंग वेईलोन को फॉर्मेशन गॉड टावर और ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया। उसे घूमने फिरने के लिए किसी उड़ने वाले जहाज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जहां तक टोकन की बात है, हालांकि ये जियाओ को वास्तव में मदद की जरूरत नहीं थी। उसने इस बार अपने दादा के अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने टोकन स्वीकार कर लिया और इल्यूसरी स्पिरिट गेट छोड़ दिया। इस बार जब ये जियाओ चले गए, तो उन्होंने क्लाउडी स्काई क्षेत्र में फॉर्मेशन गॉड टावर के मुख्यालय में सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग किया। अब जब वह एक लघु संत बन गया है और यहाँ तक कि उसके ब्रह्मांड की सील भी टूट गई है, तो उसकी टेलीपोर्ट करने की दूरी भी काफी बढ़ गई है। हालांकि वह अभी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वह एक क्षेत्र के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पलक झपकते ही वे फॉर्मेशन गॉड टावर के मुख्यालय के सामने पहुंचे और एक आधिकारिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद वे रेड स्काई क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ये जेहो रेड स्काई क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले जेहो हुलोंग को अपने आगमन के बारे में सूचित करने के लिए अपने संचार टोकन का उपयोग किया। यह वही है जो उसके दादा ने उसे करने के लिए कहा था। जेहो हुलोंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह जेहो पहले से ही रेड स्काई क्षेत्र में था।
आखिरकार केवल 1 दर्जन घंटे पहले उसे लिंगवेई लॉन से पता चला था कि ये जियो रेड स्काई रेजियो में आ रहा था। सबसे पहले उसने सोचा कि ये जियाओ को आने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन उसे ये जियाओ के इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी जियो हुलोंग ने सबसे पहले पूछा कि ये जियो कहाँ जाना चाहता है। ये जियाओ ने ईमानदारी से उसे अपने गंतव्य के बारे में बताया, जो कि मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह असंख्य रक्त विमान पर्वत कहाँ स्थित है। उसे जियो हुलोंग से कुछ मदद मिलने की उम्मीद थी, और जैसा कि अपेक्षित था, जियो हुलोंग ने उसकी मदद की। उन्होंने ये जियाओ को स्कारलेट सिटी नामक शहर की दिशा और स्थान दिया, जो असंख्य रक्त विमान पर्वत से बहुत दूर नहीं है। यह संयोग ही था कि उनकी बेटी जियोलिन भी मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन पर जा रही थी। तो जियोहुलोंग ने ये जियो से कहा कि वह अपनी बेटी को संचार टोकन देगा। जब वह स्कारलेट शहर पहुंचेगा तो उसे वहां अपनी बेटी से संपर्क करना चाहिए, या फिर उनकी बेटी भी उनसे संपर्क कर सकती है। वह बहुत उत्साहित लग रहा था, जिससे ये जियाओ घबरा गया। उसे लगा जैसे उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जैसे जियो हुलोंग उसे अपनी बेटी से मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और इस भावना को नजरअंदाज कर दिया। जियो हुलोंग ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जब वह ये जियो से कभी मिला ही नहीं था। यह न जानते हुए कि किसी व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का है, एक पिता अपनी बेटी को उस व्यक्ति से मिलाने का प्रयास कैसे कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने स्कारलेट सिटी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि उसके पास स्कारलेट सिटी का स्थान और दिशा है, ये जियो ने वहां जाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वे वहां कभी नहीं गया था, और उसकी दिव्य भावना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि पूरे रेड स्काई क्षेत्र को कवर कर सके, ताकि वे स्कारलेट सिटी को लॉ कर सके और वहां टेलीपोर्ट कर सके। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ये जियो चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, वे स्कारलेट सिटी तक जाने के लिए केवल सामान्य साधनों से ही यात्रा कर सकता था। वास्तव में उन्हें वहां पहुंचने में 10 दिन लगे। हालांकि स्कारलेट सिटी भी एक दूरदराज के इलाके में स्थित था, लेकिन ये जियो ने रास्ते में जो अन्य शहर देखे थे, उनकी तुलना में यह कहीं अधिक समृद्ध था। स्कारलेट सिटी मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन के भी करीब था। मैरियट ब्लड प्लेन पर्वत के चारों ओर एक विशाल जंगल था। साधारण अराजक जानवर शायद ही कभी जंगल से बाहर आते हों। जहां तक योद्धाओं और खोजकर्ताओं की बात है, उन्होंने शक्तिशाली अराजक जानवरों के क्षेत्र में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही ये जियाओ ने स्कारलेट सिटी में प्रवेश किया, उसे इस शहर की अनोखी जंगल की आभा महसूस हुई। क्या आप लोगों ने इसे देखा? झो परिवार के दूसरे युवा मास्टर आज यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि वे यहाँ इस योर डिवाइन पर्ल के लिए भी आए हैं। उस झो परिवार के स्कारलेट सिटी के जून परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं है। क्या उन्हें डर नहीं है कि जून परिवार उनसे निपटने के अवसर का लाभ उठाएगा? नीला दिव्य मोती के लिए सब कुछ इसके लायक है। जब ये जियाओ ने स्कारलेट सिटी में प्रवेश किया, तो सबसे पहले उसने एक सराय ढूंढी। जब वह सराय में बैठा, तो उसने कई लोगों को अजूर दिव्य मोती के बारे में चर्चा करते देखा। ऐसा लग रहा था मानो इस योर डिवाइन पर्ल ने पहले ही अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया हो। नीला दिव्य मोती ये जियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह स्कारलेट सिटी में आएगा तो उसे एज़्योर डिवाइन पर्ल की खबर मिलेगी। उन्होंने एक किताब में एज़्योर डिवाइन पर्ल के बारे में पढ़ा था। यह नीला दिव्य मोती ये जियो के लिए भी बहुत उपयोगी था। यह उसे आसानी से मेजर सेंट दायरे में घुसने में मदद कर सकता है। दुर्भाग्य से अब इस अजूर दिव्य मोती की तलाश करने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण मामला उस खजाने को लूटने वाले व्यक्ति का पता लगाना था, जिसका भाग्य उसके साथ होना चाहिए।
ये जियाओ जानना चाहता था कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। इज़्यो डिवाइन पर्ल वास्तव में एक विशेष प्रकार के पौधे का उत्पाद है। यह वे मोती है जो अजूर दिव्य कमल के बीच में तब बना था जब यह पूरी तरह से खिल रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि इज़्यो डिवाइन लोटस केवल हत्या के इरादे और अविश्वसनीय मात्रा में रक्त से भरी जगह पर खिलता है। ये जियाओ दूसरों से इज़्यो डिवाइन पर्ल के बारे में पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके बगल की मेज पर बैठे लोगों ने अपनी आवाजें धीमी कर लीं और बात करना शुरू कर दिया। अब जून परिवार के पास इज़्यो डिवाइन पर्ल का सटीक स्थान है। दुर्भाग्य से यह स्थान गलती से लीक हो गया था। यह इज़्यो डिवाइन पर्ल वास्तव में असंख्य रक्त विमान पर्वत की गहराई में है। वह स्थान खतरे से भरा है। हाँ, यह अफसोस की बात है। वैसे भी क्या आप जानते हैं, जब आइस बीस्ट हॉल को यह खबर मिली तो उन्होंने अपने 4 अधीनस्थों को मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन पर भेजा था। द आइस बीस्ट हॉल, क्या यह हमारे रेड स्काई क्षेत्र में अधिकतर शक्तियों में से एक नहीं है? खैर, हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। कौन शीर्ष श्रेणी का स्वर्गीय आत्मा खजाना इज़्यो डिवाइन पर्ल नहीं चाहेगा? मुझे डर है कि इस बार मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन की यात्रा में भयंकर युद्ध होगा। मेरे पास कुछ सामान्य जानकारी भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह नीला दिव्य मोती असंख्य रक्त विमान पर्वत के रक्त सागर द्वीप नामक स्थान पर है। रक्त सागर द्वीप समुद्र सैकड़ों हजारों मील भूमि को कवर करता है। रक्त सागर द्वीप, ये जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस बार उनका गंतव्य असंख्य रक्त विमान पर्वत था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे कहां जाना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी उसे पता चला कि असंख्य रक्त विमान पर्वत रक्त सागर की सतह के ऊपर तैर रहे हैं और यह रक्त सागर द्वीप इस समुद्र का एकमात्र द्वीप है जो सैकड़ों हजारों मील तक फैला हुआ है। क्योंकि उसे पता नहीं है कि असंख्य रक्त विमान पर्वत पर पहुंचने के बाद कहां जाना है, तो पहले इस द्वीप पर क्यों नहीं जाना चाहिए? तभी ये तय हो गया। वह सबसे पहले ब्लडसी आइलैंड जाएंगे और वहां से अपनी खोज शुरू करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट्स 73 अध्याय 173 जियो लिन। जैसे ही ये जियाओ इस बारे में विचार कर रहा था कि उसे मैरियट ब्लड प्लेन माउंटेन पर कब आगे बढ़ना चाहिए, संचार टोकन कंपन हुआ। उसने संचार टोकन निकाला जिससे वह जियो हुलोंग से संपर्क कर सका। जियो हुलोंग ने यह टोकन अपनी बेटी को दिया था। इसका मतलब है कि उनकी बेटी ही उनसे संपर्क कर रही थी। कुछ दिन हो गए और आखिरकार वे उससे संपर्क कर रही थी। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वह भी स्कारलेट नगर में आ गई है। लिंग जियाओलोंग, ठीक है? क्या आप अभी तक स्कारलेट सिटी पहुंचे हैं? दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। मैं नाइटशेड इन में हूँ, ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा। ठीक है। लगभग 15 मिनट के बाद एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे अंदर आई। जब वह सराय में चली गई तो अनगिनत लोगों की निगाहें अवचेतन रूप से उस पर पड़ीं। स्कारलेट सिटी में अधिकांश लोग ऐसे पुरुष थे जो पूरे वर्ष अराजक जानवरों से लड़ते रहे। किसी महिला का प्रकट होना दुर्लभ था। इतनी सुंदर महिला तो दूर की बात है। कई लोग जियोलिन को लालची और वासना भरी नजरों से देख रहे थे। जियोलिन ने इन लोगों की नजरों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने पहले उत्सुकता से चारों ओर देखा और जल्द ही ये जियाओ को ढूंढ लिया। वह उसके सामने मेज पर रखे संचार टोकन को देख सकती थी, जो जियोलिन को यह बताने का उसका तरीका था कि उसके पास वे है जिसे वे ढूंढ रही थी। जियोलिन सीधे ये जियो के पास गया और शांति से कहा, तो आप लिंग जियाओलोंग हैं? मैं हूँ। ये जियाओ ने सिर हिलाया। उसी समय उसने अपने दिल में सोचा, स्वर्ग में मैं ये जियो था, लेकिन अराजकता में मैं लिंग जियाओलोंग हूँ। मैंने भी अपनी इस पहचान को स्वीकार कर लिया है। चूंकि यह मामला है, मुझे लिंग जियाओलोंग के रूप में, लिंग परिवार के युवा भगवान के रूप में
इल्यूस्ट्री स्पिरिट गेट के नेता के पोते के रूप में नहीं रहना चाहिए। यही वे क्षण था जब ये जियाओ ने अपनी पहचान ये जियो के रूप में नहीं बल्कि लिंग शियाओलोंग के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। चूंकि तुम भी मैरियड ब्लड प्लेन माउंटेन पर जाना चाहते हो, क्या तुम एज़्योर डिवाइन पर्ल के बारे में जानते हो? क्या आप भी इस अजूर दिव्य मोती में रुचि रखते हैं? ये जियाओ ने अपनी भौहें उठाई और उत्सुकता से पूछा। यह सही है, मुझे उस एज़्योर डिवाइन पर्ल की जरूरत है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो। चूंकि तुम्हारी मंजिल भी वही है, मुझे आशा है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें उसी मूल्य का कुछ मुआवजा दूंगा, जियोलिन ने कहा। स्कारलेट सिटी आने का उसका उद्देश्य भी एज़्योर डिवाइन पर्ल था। जब वह जियो परिवार छोड़ने वाली थी, जियोहुलोंग ने उसे रोका और लिंग जियाओलोंग के बारे में बताया। उसने उससे लिंग जियाओलोंग के साथ रहने और उसके मामलों में उसकी मदद करने के लिए कहा। साथ ही जरूरत पड़ने पर वे उनसे मदद भी मांग सकती थीं। उनके पिता के अनुसार लिंग जियाओलोंग केवल 16 वर्ष का है और वे पहले से ही एक माइनर संत है। जब उसने यह बात पहली बार सुनी तो उसे बहुत सदमा लगा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने पिता पर शक करने लगी। जो 20 वर्ष का भी नहीं है, वे मामूली संत कैसे बन सकता है? जियो परिवार की एक प्रतिभावान महिला को माइनर संत बनने में 100 साल से अधिक का समय लगा। और जब लिंग जियाओलोंग की बात आती है तो उसके पिता उसे बता रहे थे कि वह 16 साल की उम्र में एक माइनर संत बन गया था। उसे अपने पिता पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने उनकी बातों का खंडन भी नहीं किया। लेकिन अब जब वे व्यक्तिगत रूप से लिंग शियाओलोंग से मिल रही थी तो उसे एहसास हुआ कि लिंग शियाओलोंग वास्तव में बहुत छोटा है, लेकिन वह अपने अंदर परिपक्वता की आभा लिए हुए थे। बात सिर्फ इतनी है कि वे यह नहीं बता सकी कि लिंग जियाओलोंग का खेती का आधार अब क्या है। इससे उसे एक बार फिर संदेह हुआ कि क्या लिंग जियाओलोंग वास्तव में एक मामूली संत है या यह सिर्फ एक अफवाह है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब मायने रखता है कि लिंग जियाओलोंग इल्यूस्ट्री स्पिरिट गेट से है। हालांकि इल्यूस्ट्री स्पिरिट गेट को 1 साल से भी अधिक समय पहले बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कमजोर है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में एक सबसे शक्तिशाली महान संत के एकमात्र पोते के रूप में लिंग शियाओलोंग के हाथ में कई तुरुप के पत्ते होने चाहिए जिनका उपयोग खतरनाक स्थितियों में किया जा सकता है। इस प्रकार वे एज़्योर डिवाइन पर्ल प्राप्त करने के लिए उसकी मदद का उपयोग कर सकती थी। इस प्रकार उसने ये जियाओ से मदद मांगी। जियोलिन द्वारा विकसित की गई खेती की तकनीक एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां वे अब खजाने की मदद के बिना इसकी खेती नहीं कर सकती थी। यह नीला दिव्य मोती वे खजाना था जिसकी उसे जरूरत थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। अराजकता, अनंत हत्या के इरादे और रक्त की आभा से पैदा हुए एक प्राकृतिक खजाने के रूप में एज़्योर डिवाइन लोटस भ्रम पैदा कर सकता है और उन्हें धोखा दे सकता है और उन्हें एज़्योर डिवाइन पर्ल के करीब आने से रोक सकता है। हे ये जियोलिन की मदद करने के लिए सहमत होने ही वाला था कि उसने देखा कि एक आदमी शानदार ढंग से हंसते हुए उसकी ओर आ रहा है। उसने धीरे से अपना फोल्डिंग पंखा लहराया और ये जियोलिन के सामने आ गया। उसने सोचा कि फोल्डिंग पंखे को मोड़ते समय वह सुंदर लग रहा था। जब उसने जियोलिन की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक वासना भरी दृष्टि चमक उठी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया। जब जियोलिन ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं। वह मुस्कुराया और बोला, जिस तरह से आप दोनों अभी बात कर रहे थे उससे मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। मुझे डर है कि आप दोनों हमारे स्कारलेट सिटी से नहीं हैं। आप जरूर यहीं से आए होंगे, अन्य शहर। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एज़्योर डिवाइन पर्ल के लिए भी यहाँ हों? जियोलिन थोड़ा घबरा गया और मक्खी को भगाने ही वाला था,
लेकिन उसकी नजर उसके सीने पर बने प्रतीक पर पड़ी तो वह रुक गई। उसे अचानक कुछ ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। ऐसा लगता है कि अभी किसी ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। यह सही है। युवा मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस योर डिवाइन पर्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समाचार हों? जियो लिन ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। उसने मुस्कुराते हुए इस आदमी की ओर देखा और पूछा, आपको सच बताने के लिए हमारा लक्ष्य भी इस योर डिवाइन पर्ल के लिए है। मिस, ब्लड प्लेन द्वीप खतरे से भरा है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप मर सकते हैं। चूंकि आप दोनों यहाँ इस योर डिवाइन पर्ल के लिए हैं, हमारे साथ यात्रा क्यों नहीं करते? क्या आप एक साथ यात्रा करने में रुचि रखते हैं? आदमी ने अपना फोल्डिंग पंखा लहराया और मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उसने एक आमंत्रित हाथ फैलाया। यह सब देखकर सराय में बहुत से लोग कानाफूसी करने लगे। यह महिला और वह यंग मास्टर मुसीबत में हैं। उन्होंने वास्तव में बो युआन की नजरें पकड़ लीं। यह बो युआन कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत मजबूत हो? वह न केवल बहुत मजबूत है, बल्कि वह बो फैमिली का यंग मास्टर भी है, जो स्कारलेट सिटी के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। वह पहले से ही थर्ड स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धा है। उसे बस थर्ड स्टेज को पूरा करना है, स्पिरिट फ्यूजन, और वह एक लघु संत बन सकता है। यह वो परिवार स्कारलेट सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा भयानक है और वे हमेशा बाहरी लोगों को धमकाते हैं। ये दोनों लोग दुनिया में अनुभवहीन प्रतीत होते हैं। मुझे डर है कि बो युआन के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। तो क्या हमें उन्हें याद दिलाना चाहिए, अब आप अपना जीवन नहीं चाहते? बो परिवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुच्छ समझा जाए। इन लोगों की चर्चा ये जियाओ और जियो लिन के कानों में भी पड़ी। कुछ लोगों ने जानबूझकर ये जियो और जियो लिन को चेतावनी देने के लिए आवाज भी उठाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई, इससे पहले कि वे कुछ शब्द कह पाते, वो युवान की कातिल निगाहें उन्हें घूरने लगीं। उन्होंने डर के मारे तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक साथ यात्रा करें? क्या यह सुविधाजनक है? जिओलिन थोड़ा सा घबरा गया। उसने दूसरों की चर्चा न सुनने का नाटक किया और उत्सुकता से पूछा। जब ये जियो ने जिओलिन की बात सुनी तो वह भी भौंचक्का रह गया। कुछ देर पहले ही वह उससे मदद मांग रही थी, और अब वह बो युआन की गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका जिओलिन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यह उसे नाराज करता है। इसमें इतनी असुविधाजनक बात क्या है? मैं वो परिवार का युवा मास्टर हूँ। मैंने ब्लड प्लेन द्वीप का पता लगाने के लिए पहले ही एक बड़ी टीम बना ली है। अभी हमारी टीम को अभी भी 2 और सदस्यों की जरूरत है। यदि आप चाहें तो आप 2 के साथ आ सकते हैं। हम बो युआन ने अपने चेहरे पर विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। यह जियोलिन ने जानबूझकर ये जियो की ओर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। आप दोनों, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? इस स्कारलेट सिटी में मेरी टीम की ताकत शीर्ष पर है। हम निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। वो युवान ने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और मुस्कुराते हुए पूछा। यह बहुत अच्छा है। हम बस इस बात की चिंता कर रहे थे कि कोई टीम हम दोनों को लेने के लिए तैयार होगी या नहीं। जिओलिन धूर्तता से मुस्कुराया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें। सीट 174 अध्याय 174 एक बुद्धिमानी भरा निर्णय पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम बस इस बात की चिंता कर रहे थे कि कोई टीम हम दोनों को लेने के लिए तैयार होगी या नहीं। हालांकि हम इतने मजबूत नहीं हैं। यंग मास्टर, आपको नहीं लगता कि हम आपकी टीम के लिए बोझ बनेंगे? क्या आप ऐसा करते हैं? जिओलिन की आंखों में उपहास का एक संकेत चमक गया, लेकिन सतह पर वह मुस्कुराई और पूछा। मिस, चिंता मत करो।
हम निश्चित रूप से इसे नापसंद नहीं करेंगे। बो युआन का चेहरा खिल उठा और उसने झट से कहा, मेरी टीम सदस्यों के बीच दोस्ती को महत्व देती है, व्यक्तिगत ताकत को नहीं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, कई लोगों की आंखों में उपहास की झलक दिखी। बो युआन के शब्द सुंदर थे, लेकिन उसने अनगिनत घृणित कार्य किए थे। वह केवल बाहरी लोगों को धमका सकता था। स्कारलेट सिटी में हर कोई जानता था कि बो युआन किस तरह का व्यक्ति है और वे किस तरह की टीम बना सकता है। भले ही वह एक बहुत मजबूत टीम बना सकता है, टीम के सभी सदस्य खलनायक होंगे। हे, यदि आप दोनों हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो मेरी टीम निश्चित रूप से आपका स्वागत करेगी। बो युआन हंसे और अंत में अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बो युआन हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा उपनाम जियोलिन है। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर यंग मास्टर बो मेरी मदद करने में सक्षम होंगे। मैं इस योर डिवाइन पर्ल के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहता हूँ। जियोलिन ने निर्दोष और अज्ञानी होने का नाटक किया और कहा, हे, कोई बात नहीं, बस यह मुझ पर छोड़ दो, बो युआन ने गर्व से कहा। उसी समय उन्होंने ये जियाओ की ओर देखा और पूछा, यंग मास्टर, आपका नाम क्या है? लिंग जियाओ लोंग, ये जियाओ ने बेहोश होकर कहा। लिंग शियाओ लोंग, आपका नाम बहुत अच्छा है। आपका उपनाम वास्तव में इल्यूसरी स्पिरिट गेट के नेता के समान है, जो क्लाउडी स्काई क्षेत्र की पूर्व अधिपति शक्ति है। आप इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लीडर के प्रसिद्ध पोते नहीं हो सकते, है ना? आखिरकार वह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, भले ही वह आपकी ही तरह बहुत छोटा है, और उसका नाम भी आपके जैसा ही है। जब बो युआन ने यह नाम सुना तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। युवा मास्टर बो, उसका नाम बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा ही है। जियोलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और बोला। बो युआन के दिल में पैदा हुए ये जियो के बारे में सभी विचारों को तुरंत हटा दिया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस दुनिया में एक ही नाम और उपनाम वाले कई लोग थे। ये जियाओं की उपस्थिति एक संयोग होनी चाहिए, बस इतना ही। ये जियाओं ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि मिस जियो, चिंता मत करो, जब तक आप हमारे साथ हैं यह निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित है। बो युआन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। वास्तव में जियोलिन ने उसकी पूजा करने का नाटक किया और प्रशंसा के साथ कहा, फिर मुझे इस बार आप पर भरोसा करना होगा यंग मास्टर बो। हाँ, आप निश्चिंत हो सकते हैं। साथ ही कल सुबह स्कारलेट सिटी के पूर्वी गेट पर आना याद रखें, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। मैं अब छुट्टी लूंगा, बो युआन ने अपने चेहरे पर विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। वह आज रात जियोलिन को बाहर लाना चाहता था, हालांकि उसे आज भी कुछ और काम करने थे। इसके अलावा बो युआन जियोलिन की सतर्कता को जगाने से भी डरता था। जब तक ये दोनों उसकी टीम में शामिल होने के इच्छुक थे, एक बार जब वे असंख्य रक्त विमान पर्वत में प्रवेश कर गए, तो क्या वह उस समय वह नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था? मिस जियो, बो युआन एक अच्छा इंसान नहीं है। आपको 2 बार सोचना चाहिए। बो युआन के चले जाने के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चुपचाप एक कदम आगे बढ़ा और जियोलिन से फुसफुसाया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अब जब बो युआन चला गया था, जियोलिन की अभिव्यक्ति उसकी सामान्य ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आई। मिस, वे अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी उसे मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने जियोलिन की ठंडी नजर देखी तो वे केवल कुछ शब्द ही कह सका और दूर जाते हुए अपना सिर हिला दिया। युवा मास्टर लिंग जियोलिन ने अंततः ये जियो की ओर देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी मदद मांगने के तुरंत बाद किसी और की मदद मांगने के लिए मुझे तुच्छ समझते हैं? यह जानते हुए कि बो युआन किस तरह का व्यक्ति हो सकता है, मैंने फिर भी चुना उसकी टीम में शामिल हों। क्या आपको लगता है कि मैंने गलत किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नहीं, ये जियाओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं आपको तुच्छ नहीं समझता।
मैं कहूंगा कि बो युआन की टीम में शामिल होना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। मेरे या आपके विपरीत, वह स्कारलेट सिटी से है और असंख्य रक्त विमान के बारे में कई बातें जानता है। माउंटेन्स, उन्हें इज़योर डिवाइन पर्ल के बारे में हमें से किसी से भी अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उनकी टीम में शामिल होना एक बुद्धिमान निर्णय था। जहां तक बो युआन की बात है, चाहे वे किसी भी तरह का व्यक्ति हो या उसकी टीम कितनी भी शक्तिशाली हो, वे निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी ताकत से आप मिनटों में उसकी पूरी टीम को पूरी तरह से धराशायी कर सकते हैं। जब जेओ लिन ने यह सुना तो उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह यह जानकर भी आश्चर्यचकित थी कि ये जियाओ ने पहले ही उसकी ताकत देख ली है। मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए, तो हम कल मिलेंगे। यह कहने के बाद जेओ लिन सीधे चला गया। ये जेओ ने जेओ लिन की पीठ को देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। अगले दिन जब भोर में आकाश जगमगा उठा तो कई छोटी टीमें स्कारलेट सिटी के पूर्वी प्रवेश द्वार पर एकत्र हुईं। इन छोटी छोटी टीमों के लगभग सभी सदस्य एक साथ एकत्रित थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। इस बार 20 से ज्यादा टीमें थीं। वे सभी इज़योर डिवाइन पर्ल के लिए आए थे। यह नीला दिव्य मोती, भले ही यह स्वयं नीला दिव्य मोती का मूल्य हो या नीला दिव्य कमल का, वे सभी दुर्लभ और अनमोल खजाने थे जो अमूल्य थे। ऐसे खजाने को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस खजाने को हर कोई पाना चाहता है। उपकप्तान बो, क्या आप वाकई आज एक खूबसूरत महिला को हमारी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं? कोने पर एक टीम में एक आंख वाला लड़का था जो बो युआन के करीब आया और पूछा। उसकी एक आंख अंधी थी और काले धब्बे से ढकी हुई थी। बेशक, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? हे, जब आप बाद में उस लड़की को देखें तो अच्छा व्यवहार करें। उस सुंदरता को डराएं नहीं, बो युआन ने भयानक हंसी के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन है, बिल्कुल। लेकिन वाइस लीडर बो, मांस खाने के बाद हमें अपने भाइयों को सूप का एक घूंट पीने देना मत भूलना, उस आदमी ने अश्लीलता से कहा। कोई बात नहीं। उस समय जब तक हम उस सुंदरता के बगल वाले लड़के से छुटकारा पा सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, बो युआन ने जोर से हंसते हुए कहा। जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपको साफ सुथरा रहना चाहिए। इस बार मिशन को प्रभावित न करें, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष न दे। जैसे ही ये लोग बदहवास होकर इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे के बाएं ओर चोट का निशान था, वह चला आ रहा था। कैप्टन बो, हम समझते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं मिशन में देरी नहीं करूंगा, बो युआन ने जल्दी से कहा। ये शख्स अपनी टीम का कैप्टन था। उसका नाम बोजान था और वह बो परिवार का अगला नेता भी था। वैसे बोजान भी बो युआन का चचेरा भाई था। बोजान भी टीम में सबसे मजबूत अस्तित्व थे। वह पहले ही माइनर सेंट दायरे में पहुंच चुका था और उसका नाम पूरे स्कारलेट सिटी में प्रसिद्ध था। इस बार का कार्य जून परिवार के दूसरे युवा मास्टर जून मोयान द्वारा दिया गया था। जून मोयान हमारे रेड स्काई क्षेत्र स्कारलेट थंडर संप्रदाय में अधिपति बलों में से एक का मुख्य शिष्य है। यही कारण है कि हम भी जून मोयन के आदेश को सुनने और उसके लिए इज़योर डिवाइन पर्ल प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया। न केवल मैं मर जाऊंगा, साथ ही स्कारलेट थंडर संप्रदाय भी बच नहीं पाएगा। हमारे बो परिवार को लक्षित करें, इसलिए आप सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो। यह कहने के बाद बोजान कुछ ही दूर एक जगह पर चला गया और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। वाइस कैप्टन बो, क्या ये वे हैं? इस समय किसी ने जेओ लिन और ये जेओ की ओर इशारा किया जो कुछ ही दूरी पर चल रहे थे। हाँ, ये वही हैं। बो युआन की आंखें चमक उठीं। खुद को शांत करने के लिए वह कई बार खान से अपने चेहरे पर नकली मुस्कान के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यंग मास्टर लिंगो और मिस जू, आप दोनों आए। युवा मास्टर बो,
हमने हर किसी का समय बर्बाद नहीं किया, है ना? जियोलिन मधुरता से मुस्कुराया। जियोलिन की मुस्कान के नीचे वो युवान अचेतन अवस्था में था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिमाग खाली हो गया है। नहीं नहीं, बहुत जल्दी वो युवान अपने होश में वापस आया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हम अभी तक रवाना नहीं हुए हैं, क्या ये सभी आपकी टीम के सदस्य हैं? जियोलिन ने उत्सुकता से पूछा। मैं उन्हें आपसे मिलवाता हूँ। वह हमारे नेता हैं, बोजान, और वे सभी मेरी टीम के सदस्य हैं। यह शूजेन है, और यह है। वो युवान ने झट से उनका परिचय कराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करें सीट 175 अध्याय 175 कोलन पंखों वाला बाग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियोलिन और ये जियो जिस टीम में शामिल हुए उसमें केवल 8 सदस्य थे। वे सभी कम से कम आत्मा संलयन के पहले चरण से गुजर चुके थे। केवल नेटा बोझान एक शुरुआती नाबालिग संत थे। ये जियाओ ने चारों ओर देखा। इज़ियो डिवाइन पर्ल की तलाश में सिर्फ एक टीम से कहीं अधिक लोग थे। उनकी नजर में कम से कम 30 टीमें थीं और जिस टीम में वे शामिल हुए वे उनमें से 10वीं सबसे शक्तिशाली टीम ही मानी जा सकती थी। इसका मुख्य कारण यह भी था कि इसमें केवल 8 सदस्य थे। इस समय ये जियाओ की नजर सामने वाली टीम पर गई। छोटी टीम के नेता ने भयानक मुखौटा पहन रखा था। हालांकि दूसरे पक्ष के आंकड़े के आधार पर ये जियाओ बता सकता था कि वह स्पष्ट रूप से एक महिला थी। यह व्यक्ति पहले ही एडवांस्ड माइनर सेंट दायरे में पहुंच चुका था और उनमें से सबसे मजबूत था। इस बार हमारा मिशन ब्लड प्लेन द्वीप पर जाना और इज़ियो डिवाइन पर्ल का स्थान ढूंढना है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम प्रसिद्ध इज़ियो डिवाइन पर्ल को ढूंढने में सक्षम होंगे, वो युवान ने बगल से ध्यानपूर्वक कहा। वास्तव में जियोलिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। जियोलिन इस टीम में शामिल होना इसलिए चाहती थी ताकि उसके लिए इज़ियो डिवाइन पर्ल ढूंढना आसान हो सके। यह ब्लड प्लेन द्वीप बहुत बड़ा था। अगर उसे अकेले ही खोजना पड़े तो उसे ढूंढने में उसे बहुत समय लगेगा। मिस जियो, मैं पहले ये बदसूरत शब्द कहूंगा इस समय, वो युवान ने गंभीरता से कहा। ब्लड प्लेन द्वीप पर कई खतरे हैं। आप दोनों को अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा यदि आप किसी खतरे में पड़ते हैं तो हम आपको समय पर बचाने में असमर्थ होंगे। चिंता मत करो, हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें खतरा हो। जियोलिन ने सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि आप लोग समय आने पर मेरा अनुसरण करें। जब तक यह मिशन पूरा होगा मुआवजा भी मिलता रहेगा, वो युवान ने कहा। जियोलिन ने दिल में खराटे लिए लेकिन बाहर खुशी से सिर हिलाया। शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर वे करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। बटलर जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति दौड़कर आया और कुछ शीर्ष टीमों के कप्तानों से कुछ शब्द कहे। भाइयों, चलो आयरन स्वॉर्ड टीम, मेरे पीछे आओ। ब्लैक टाइगर टीम, इस ओर आओ। इन टीमों के कप्तानों ने अपने सदस्यों को बुलाया क्योंकि वे शहर के द्वार से बाहर निकले और असंख्य रक्त विमान पर्वत की ओर दौड़ पड़े। चलो भी चलें, बोजान आगे बढ़े और ठंडे भाव से कहा। तुम दोनों इधर उधर मत भागो, वो युवान ने जाने से पहले उन्हें फिर से याद दिलाया। असंख्य रक्त समतल पर्वतों के नाम में असंख्य शब्द है क्योंकि रक्त सागर की सतह पर बहुत सारे ऐसे पर्वत तैर रहे थे। प्रत्येक पर्वत की तलहटी में सैकड़ों मील की चौड़ाई वाला एक विशाल जंगल, जो एक वलय जैसा बना हुआ था, हर दिशा से पर्वत को घेरे हुए था। चूंकि ये पर्वत किसी स्थान पर स्थिर नहीं थे बल्कि रक्त सागर की सतह पर तैर रहे थे, इसलिए ये सदैव गतिमान रहते हैं और लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। इसके कारण लोग एक स्थान पर पहाड़ को चिन्हित करने और यह बताने में असमर्थ हो गए कि यह पहाड़ कुछ ऐसा है जिस पर वे पहले भी जा चुके हैं और वे एक अलग पहाड़ पर जाएंगे। इससे असंख्य रक्त विमान पर्वतों की खोज में कठिनाई बढ़ गई।
लोग किसी ऐसी चीज की खोज में अपना प्रयास नहीं करेंगे जो जल्द ही एक बार फिर से अज्ञात हो जाएगी। आखिरकार उनकी स्थिति बदल जाएगी और अगली बार जब वे आएंगे तो पिछले वाले के स्थान पर एक अलग ब्लड प्लेन माउंटेन हो सकता है। जहां तक ब्लड प्लेन द्वीप की बात है तो इसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां केवल एक ही द्वीप था और वह भी हमेशा अपनी स्थिति बदलता रहता है। शीघ्र ही सभी दल रक्त सागर के तट पर आ पहुंचे। वे रक्त सागर में अपनी स्थिति से दसियों मील दूर एक विशाल पर्वत देख सकते थे। सभी लोग पूरी गति से उड़ने लगे और 30 मिनट से भी कम समय में वे दूरी तय कर चुके थे और जंगल की बाहरी परिधि में उतर चुके थे। क्योंकि यह एक जंगल था, इसके अंदर अनगिनत अराजक जानवर थे। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के कारण बाहरी परिधि में ये अराजक जानवर उन्हें देखते ही उनसे बच गए। हालांकि धीरे धीरे टीमें एक दूसरे से अलग होने लगीं और जल्द ही प्रत्येक टीम एक व्यक्तिगत टीम के रूप में तलाशने के लिए एक दूसरे से दूर दूर बिखर गई। ये जियो और जियोलिन भ्रमित थे। क्या उन्हें किसी यादृच्छिक ब्लड प्लेन माउंटेन के जंगल की खोज करने के बजाय ब्लड प्लेन द्वीप की तलाश नहीं करनी चाहिए? ये टीमें क्या करने की कोशिश कर रही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि यद्यपि वे भ्रमित थे, फिर भी उनमें से किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। बो युआन और उसके लोगों का समूह जंगल में आगे बढ़ता रहा। उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक सतर्क दृष्टि थी, क्योंकि वे उन जगहों को देख रहे थे जिन पर वे सामान्य रूप से ध्यान नहीं देते थे। हालांकि इन लोगों का किरदार अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये लोग काफी अनुभवी थे। वे पहले से ही ब्लड प्लेन माउंटेन में काफी समय से घुले मिले हुए थे और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए मिस जियो। हम अभी भी ब्लड प्लेन द्वीप से बहुत दूर हैं और हमें नहीं पता कि हम वहां कब पहुंचेंगे। चूंकि यह मामला है, सभी टीमों ने पहले रास्ते में आने वाले हर जंगल का पता लगाने का फैसला किया है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो काफी अच्छा है, हम रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियां लेने में सक्षम हो सकते हैं, और यदि हम बहुत भाग्यशाली हैं तो हम दुर्लभ खजाने भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वो युआन जियोलिन के पास पहरा दे रहा था। तो मामला यही है। ये जियो और जियोलिन ने मन ही मन सिर हिलाया, लेकिन उन दोनों को लगा कि ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वे एज़्योर डिवाइन पर्ल को तेजी से ढूंढने के लिए टीम में शामिल हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस तरह अपना समय बर्बाद करेंगे। रास्ते में जियोलिन को पहले ही उससे बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। इस बो युआन के पास स्वाभाविक रूप से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल बोजान ने कुछ बार चुपचाप उनकी ओर देखा। हालांकि ये जियो और जियोलिन अपनी ताकत को छिपा रहे थे। हालांकि बोजान के दिल में कुछ संदेह थे, लेकिन उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। उपने ताबो, हम कब हमला करने जा रहे हैं? एक खाली जगह का फायदा उठाते हुए एक आंख वाला आदमी चुपचाप आगे बढ़ गया। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और अधीरता से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। बाद में मेरे निर्देशों की प्रतीक्षा करें। बो युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा नहीं है। ठीक इसी क्षण एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। बो युआन और यह व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने उसी समय उस दिशा में देखा। उन्होंने एक पंखदार बाघ को जंगल से भागते हुए देखा। पंखों वाला बाघ निकटतम व्यक्ति पर झपटा। उस व्यक्ति ने हमले को रोकने के लिए तेजी से अपना हथियार लहराया। इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी, लेकिन टक्कर ने फिर भी उसे उड़ा दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उठ नहीं सका। पंखों वाला बाघ बो युआन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। यह पंखों वाला बाघ कैसे हो सकता है उपनेता बो? यह एक अच्छा अवसर है। जैसे ही उसने धीरे से कहा, एक आंख वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ इशारा कर रहा हो। बो युआन की आंखें चमक उठीं। उसने पंख वाले बाघ को सिर से पांव तक देखा और फिर ये जियाओ को देखा जो ज्यादा दूर नहीं था।
उसने भी सिर हिलाया। चलो चलो एक साथ हमला करते हैं। थोड़ी देर में हम इस पंख वाले बाघ को उस बच्चे को लुभाने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। वो युवान ने तुरंत अपना मन बना लिया। हे मैं समझ गया। इस एक आंख वाले व्यक्ति ने दुष्ट मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। यह पंखदार बाघ कमजोर नहीं था। जब इसने टीम के एक सदस्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया तो इसके तुरंत बाद यह टीम के अन्य 2 सदस्यों पर झपटा। विंग टाइगर द्वारा हमला किए गए ये दोनों लोग बिल्कुल भी नहीं घबराए। पंखदार बाघ को अपनी ओर आते देख वे तेजी से दाएं बाएं अलग हो गए। वे अपने नेता पद की ओर बढ़ते रहे। जब वे भाग रहे थे उन्होंने अपने साथियों को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने विंग टाइगर की पसलियों पर दोनों तरफ से हमला किया। उनका तालमेल काफी अच्छा था। यह स्पष्ट था कि उन्हें अक्सर इस तरह का अनुभव हुआ था। वे समझ गए कि इतने शक्तिशाली अराजक जानवर के सामने अपनी जान बचाकर कैसे भागना है। हरामी मर जा। इस समय बुजान पहले ही दौड़कर आ चुका था। बुजान एक लॉन्ग ब्लेड को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। लंबा ब्लेड चांदी की रोशनी से चमक रहा था। उसने पंखदार बाघ की ओर तेजी से ब्लेड घुमाया। उनकी ब्लेड तकनीक बहुत सरल थी लेकिन प्रभावी भी थी। यह स्पष्ट रूप से एक ब्लेड तकनीक थी जिसे उसने हत्या करके समझा था। पंखों वाला बाघ बार बार दहाड़ता रहा। उसने उन 2 लोगों को छोड़ दिया जो उसका पीछा कर रहे थे और दहाड़ते हुए बुजान की ओर दौड़ पड़ा। कैप्टन हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। वो युवान और एक आंख वाला लड़का मदद के लिए समय पर पहुंच गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।